नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नई दिल्ली स्थित भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ये शिष्टाचार मुलाकात दिल्ली स्थित गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। तो तस्वीर आपके सामने, केंद्रीय गृह मंत्री से सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिष्टाचार मुलाकात की, जिसमें कि गृह मंत्री के आवास पर ये मुलाकात हुई है और अमित शाह से मुलाकात पर जो है कई मुद्दों पर चर्चा हुई। तो वहीं इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जो है उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की और जिसकी तस्वीरें सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया पर भी साझा की हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीर, जहां पर जेपी नड्डा से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ और महाकुंभ के लिए भी उन्होंने निमंत्रण दिया। और जिस तरीके से आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मुलाकात की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी शेयर की हैं। उधर जनवरी में होने वाले महाकुंभ को लेकर रेलवे की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों की बोगियों को महाकुंभ की थीम पर तैयार किया जा रहा है। इससे बोगियों का लुक बदल गया है। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि महाकुंभ को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं और शनिवार को डीआरएम सचिंद्र मोहन शर्मा ने प्रयाग स्टेशन का दौरा किया और वहां कराए जा रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया तथा तय समय से पहले काम पूरा करने के निर्देश भी दिए। साथ ही आपको बता दें कि लखनऊ या अन्य रूटों से प्रयागराज की ओर आने जाने वाली ट्रेनों को नया लुक दिया जा रहा है। बोगियों को महाकुंभ की थीम की विनाइल कोटिंग की गई है और जो कि यात्रियों को महाकुंभ की ओर आकृष्ट करेगी। और आकर्षित करने के साथ साथ उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा को लेकर प्रयाग के स्टेशनों पर काफी काम किया जा रहा है। उधर महाकुंभ से पहले वाराणसी में एनडीआरएफ ने सुरक्षा जांच ली और नमो घाट पर मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। इस दौरान सुरक्षा के हर मानकों का प्रदर्शन किया गया है और जवानों ने भरोसा दिया है कि वो तैयार हैं। नमो घाट पर आए श्रद्धालुओं की नाव पलटने के कारण डूबने की घटना को प्रदर्शित किया गया, जिसमें त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए जवानों ने नदी में डूबते हुए व्यक्तियों को कुशलतापूर्वक रेस्क्यू किया, सुरक्षित बाहर निकाला। महाकुंभ से पहले एनडीआरएफ ने रेस्क्यू मॉक ड्रिल जो है ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें कि उन्होंने बखूबी जिस तरीके से डूबते हुए यात्रियों को त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको रेस्क्यू किया और सेफली बाहर निकाला। तो ये मॉक ड्रिल था, जिस तरीके से जो है आने वाले किसी भी जो है समय पर यहां पर एनडीआरएफ जो है कार्रवाई करती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला और मंडल मुख्यालयों पर जनता से सीधे जुड़े कार्यालयों के लिए जो है इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर बल दिया है और शुक्रवार को राजस्व विभाग अंतर्गत जारी निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला और मंडल मुख्यालयों पर जनता से सीधे जुड़ने और कार्यालयों के लिए जो है इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर बल दिया है।
राजस्व विभाग अंतर्गत जारी निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि गोरखपुर और वाराणसी में प्रशासनिक कार्यालयों के लिए इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है और साथ ही ऐसे ही सभी जिलों में किया जाना चाहिए। उधर प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान रेलवे एक और अभिनव प्रयोग करने जा रहा है। रेलवे स्टेशनों पर बाल अधिकार डेस्क बनेगी। ये डेस्क पूरी तरह से बच्चों के प्रति समर्पित होगी। बता दें कि उनकी मदद के लिए यहां विशेष तौर पर अधिकारी और कर्मचारी तैनात होंगे जिन्हें बाल अधिकारों के प्रति लगाव होगा और वह बेहद सौम्यता से बातचीत करेंगे। बता दें कि बच्चों के लिए एक अधिकृत प्रोटोकॉल होगा ताकि उन्हें कुंभ मेले के दौरान कोई परेशानी ना हो। वहीं घर से भागे, रास्ता भटके, जबरन ले जाए जा रहे अथवा माता पिता से बिछड़े बच्चे हों, उनकी मदद के लिए यह डेस्क सीधे कार्य करेगी। जबकि स्वजन के साथ यात्रा कर रहे बच्चों से यहां तैनात टीम हालचाल पूछ सकेगी। साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने रेलवे को इसके लिए योजना बनाने और क्रियान्वयन का निर्देश दिया है। और साथ ही आपको बता दें कि इसके साथ ही रेलवे ने इसके लिए प्रयागराज में एक नोडल अधिकारी तैनात कर दिया है जो आयोग के साथ हो रही बैठकों में नई गाइडलाइन का पालन और अपनी तैयारी और नीतियों को साझा कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि मंडल पीआरओ अमित कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों से यह भी अपील की जा रही है कि बच्चों की जेब में उनका नाम, पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि की पर्ची रखें या उनके पास पहचान पत्र हो जिससे किसी विषम परिस्थितियों में तत्काल मदद पहुंचाई जा सके। उधर 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। आपको बता दें कि दिल्ली के निगम बोध घाट पर पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भूटान के राजा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने मनमोहन सिंह को आखिरी बार नमन किया। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। बता दें कि मनमोहन सिंह का गुरुवार रात को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था। वह 92 साल के थे और इससे पहले तिरंगे में लिपटे उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय लाया गया और साथ ही अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। भारत के 13वें प्रधानमंत्री और इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाले पहले सिख नेता थे। मनमोहन सिंह ने मई 2004 से मई 2014 तक केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए की सरकार का नेतृत्व किया था। बता दें कि बृहस्पतिवार रात तकरीबन 8:06 पर उन्हें नई दिल्ली के एम्स मेडिकल इमरजेंसी में लाया गया। अस्पताल ने एक बयान में कहा कि तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और रात तकरीबन 9:51 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के हाथों कांग्रेस की हार के बाद सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अगस्त 2023 में राज्यसभा में अपनी आखिरी सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराई थी। वे इसके सदस्य थे। उधर नोएडा में शुक्रवार को हुई बारिश ने हवा को और भी सर्द कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सुबह से ही बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा तो वहीं मौसम विभाग ने ठंड को लेकर नया अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 दिनों में बारिश और घना कोहरा पड़ने की संभावना है। साथ ही आपको बता दें कि नोएडा में चल रही शीतलहर के चलते लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश में लगे हैं तो वहीं लखनऊ में भी सुबह मौसम बदल गया। कई जगहों पर बूंदाबांदी हुई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस हफ्ते बारिश हो सकती है और साथ ही मौसम विभाग की ओर से 27 और 28 दिसंबर तक बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया।
उधर लखनऊ में वीर बाल दिवस के मौके पर ऐतिहासिक समागम और सहज पाठ का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। और इस मौके पर सीएम योगी ने साहिबजादों को याद करते हुए लोगों को संबोधित किया। देश और धर्म के लिए शहादत की एक नई कहानी लिखने वाले बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए उन्हें नमन कर रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि 2019 में गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर इसी मुख्यमंत्री आवास पर जो शबद कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उसके उपरांत मेरे सामने जब प्रस्ताव आए कि वीर बाल दिवस के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, तो मैंने कहा इससे अच्छा पावन अवसर और क्या हो सकता है कि ये मुख्यमंत्री आवास पर ही आयोजित हो। और 2020 से लेकर के लगातार 20, 21, 22, 23 में आयोजन मुख्यमंत्री आवास पर होते होते आज यह पूरे देश का आयोजन हो गया है। आज ही की वो तिथि है जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दो साहबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह वजीर खां के हाथों दीवानों में चुने गए थे। चमकौर के युद्ध में दो बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह शहादत को प्राप्त हुए और माता गुजरी इन सबको बहुत अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाए। क्या नहीं पीता था उस समय, लेकिन एक ही बात थी, एक ही लक्ष्य था कि देश और धर्म पर आंच नहीं आने देंगे। एक ही उद्देश्य के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों ने अपनी शहादत देकर के देश और धर्म की रक्षा की एक पक्की नींव खड़ी की। जिस पर न केवल आज भी सिक्की पंथ बल्कि पूरा देश गौरव की अनुभूति करता है, पूरी श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करता है। और उसी सम्मान को व्यक्त करने के लिए, उसी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए आज हमारी पूरी सरकार भी न केवल यहां पर बल्कि हर जनपद में, हर महत्वपूर्ण गुरुद्वारा में यह आयोजन यहां से लाइव भी हो रहा है। वहां पे सभी जनप्रतिनिधि और संगठनों के पदाधिकारीगण एकत्र होकर के उन वीर बालकों की शहादत के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर रहा है। बहनों और भाइयों, सिख पंथ की शुरुआत ही देश और धर्म के लिए गुरु नानक देव जी ने
सबसे पहले बाबर के अत्याचार का विरोध किया था। कौन नहीं जानता है लाहौर में गुरु अर्जुन देव जी का बलिदान जहांगीर के अत्याचार से बचाने के लिए था। कौन नहीं जानता है गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को। उन्होंने अपना सिर दिया लेकिन भारत का सिर नहीं झुकने दिया। आज कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारत का शीश बना हुआ है, इसलिए क्योंकि हमारे गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश देकर के इसकी कीमत चुकाई है। और यहीं से हम कह रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक ऐसे पिता हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने पुत्रों को बलिदान होते हुए देखा है। एक ऐसे पुत्र हैं जिन्होंने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने बलिदान होते हुए देखा है। क्या उम्र है उस समय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की, जब पिता कश्मीर के लिए सिर दे रहा है, और क्या उम्र है जब बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह देश और धर्म के लिए अपना बलिदान दे रहे हैं। 7 वर्ष और 9 वर्ष की उम्र क्या उम्र होती है, क्या उम्र होती है। बहनों और भाइयों, गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक, 4 साहबजादों से लेकर के 5 प्यारों तक सिख गुरुओं का पूरा इतिहास देश और धर्म के लिए शहादत का इतिहास है। और ये इस बात के लिए हम सबको प्रेरित करता है कि इतिहास केवल एक कौम का नहीं है, इस देश का इतिहास है। एक नई प्रेरणा है पूरे भारतवासियों के लिए। जाति पाति का भेदभाव समाप्त हो। गुरु नानक देव जी ने शबद कीर्तन के लिए जो प्रेरणा दी, मिल बांट करके खाने के लिए जिस लंगर की शुरुआत को आगे बढ़ाया था, वह आज भी बनी हुई है और अनवरत रूप से उसका अनुसरण आज भी हर गुरुद्वारा कर रहा है। और यही गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा का यह भाव ही समृद्धि का कारण भी बनता है, खुशहाली का कारण भी बनता है। एक और इतनी समृद्ध परंपरा तो विपरीत परिस्थितियों में लड़ते हुए, जूझते हुए न केवल सिक्खी पंथ की सुरक्षा करने उसको सुरक्षित रखना है, हर हाल में उसको संरक्षित करना है, देश और धर्म के लिए भी एक आदर्श बलिदान की परंपरा को छोड़ करके हम सब के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान कर दी। एक और यह गौरवशाली इतिहास और दूसरी तरफ हमारे सामने वो दृश्य देखने को मिलते हैं जब हम लोग ये सुनते हैं कि काबुल में अब नाम मात्र के ही 2-4-10 परिवार सिखों के बच गए। जब हम बांग्लादेश की घटना का उल्लेख सुनते हैं, जब हम लोग पाकिस्तान के अंदर होने वाले अत्याचारों के बारे में सुनते हैं, तब हमें सिख गुरुओं के उस त्याग और उस बलिदान का स्मरण बरबस हो जाता है। और इसीलिए आज के अवसर पर मैं आप सबसे यही अपील करने के लिए आया हूं। मैं आप सबसे यही अपील करूंगा और मेरा विनम्र अनुरोध होगा, किससे बढ़कर के हिंदुस्तान के लिए, हिंदू हो या सिख है, इन सब के लिए दूसरी प्रेरणा गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक जो आदर्श इन सिख गुरुओं ने हम सब के लिए रखा है,
वही हम सबको आगे बढ़ने के लिए एक नई ऊर्जा देगा। उन्हीं का आशीर्वाद हम सबकी प्रेरणा है, और उस प्रेरणा से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब काबुल होने से बच पाएंगे, तब बांग्लादेश होने से बच पाएंगे, तब किसी ननकाना साहब के लिए हमें आंदोलन या संघर्ष करने की नौबत नहीं आएगी, बल्कि स्वतःस्फूर्त भाव के साथ वो हम सबको प्राप्त होगा। और इसीलिए आज हम सबको अपने मित्र और शत्रु को सही तरीके से पहचानने की ताकत हम सबको प्राप्त हो, इसके लिए हम लोग गुरु महाराज से प्रार्थना करें, ये ताकत हमें दें। कौन वे लोग हैं जो देश की जुझारू कौम को, देश की इस समृद्ध कौम को, जिसने अपने स्वयं के सामर्थ्य से, अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से एक मिसाल प्रस्तुत की है देश के सामने, दुनिया के सामने। कौन वे दुश्मन हैं जो आज उनके इस परिश्रम और पुरुषार्थ को कुंद करने की साजिश कर रहे हैं। उधर नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में वीर बाल दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने भी शिरकत की और वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। तीसरे वीर बाल दिवस के आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। 3 साल पहले हमारी सरकार ने वीर साहिबजादों के बलिदान की अमर स्मृति में वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत की थी। अब ये दिन करोड़ों देशवासियों के लिए, पूरे देश के लिए राष्ट्रीय प्रेरणा का पर्व बना है। इस दिन ने भारत के कितने ही बच्चों और युवाओं को अदम्य साहस से भरने का काम किया है। आज देश के 17 बच्चों को वीरता, इनोवेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट जैसे क्षेत्रों में सम्मानित किया गया है। इन सब ने दिखाया है कि भारत के बच्चे, भारत के युवा क्या कुछ करने की क्षमता रखते हैं। मैं इस अवसर पर हमारे गुरुओं के चरणों में, वीर साहबजादों के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं अवार्ड जीतने वाले सभी बच्चों को भी बधाई देता हूं, उनके परिवारजनों को भी बधाई देता हूं और उन्हें देश की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज आप सभी से बात करते हुए मैं उन परिस्थितियों को भी याद करूंगा जब वीर साहबजादों ने अपना बलिदान दिया था। ये आज की युवा पीढ़ी के लिए भी जानना उतना ही जरूरी है और इसलिए बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आज का विषय हर किसी के मन को विचलित करने वाला है।